हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है कि मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और आपकी तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी। तो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आज हम एक खास वीडियो लेकर के आए हैं। आज के इस वीडियो में बच्चों हम केमिस्ट्री सेकंड पार्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वन शॉट वीडियो के माध्यम से निपटाने वाले हैं और इससे ज्यादा मजेदार वीडियो हो नहीं सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 5 से लेकर के 10 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और इसके पहले हमने 1 से लेकर के 5 चैप्टर को जो भी क्वेश्चन है हमने देख रखा है। अगर आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। और एक चीज और थोड़ा आपको बता दें बच्चों, जो केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट है, केमिस्ट्री के सेकेंड पार्ट में आपको बता दें ज्यादातर आपके रिएक्शन ही पूछे जाएंगे। आपके ज्यादातर यानी मिनिमम 15 नंबर तो होगा ही होगा, जिसमें क्या होता है जब होता है, ठीक, यानी क्या होता है जब वाले प्रश्न हमने करवा दिया है, प्लेलिस्ट बनाया है, देख लेना। दूसरा नेमिंग रिएक्शन यानी नाम वाली अपक्रिया, जैसे उर्ज अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया और राइमर टीमर अपक्रिया, हाफमान ब्रोमेमाइड अपक्रिया, इस तरह से उसका भी प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। और एक कैसे प्राप्त करोगे, निम्न को आप कैसे प्राप्त करोगे, ये भी 5 नंबर का आएगा। यानी ये तीनों मिलाकर के आपके 15 नंबर के यही पूछे जाएंगे। अब इसके बाद जो बचते हैं कुछ तो प्रयोगशाला विधियां, बाकी थ्योरी बेस्ड। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को ही हम देखने वाले हैं, हमने रिएक्शन को इन्वॉल्व नहीं किया है। बाकी बच्चों कैसे प्राप्त करेंगे जल्द ही उसको भी निपटा देंगे। तो चलिए देख लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन बेहद लाजवाब हैं और बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहला क्वेश्चन है कि डीडीटी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने बोला ना कि थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे, तो डीडीटी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए डीडीटी है क्या, तो डीडीटी एक मतलब पर्यावरण के लिए हम बात करें तो पर्यावरण में उपस्थित सभी घटक के लिए, ठीक, जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, जल है, मतलब जितने जैविक अजैविक घटक, सबके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक एक विषैला पदार्थ होता है, जिसका उपयोग पहले मतलब बहुत समय पहले बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था कीटनाशक के रूप में, ठीक। लेकिन इसे अब कहीं कहीं पर मतलब कुछ देशों में तो इसे बैन कर दिया है। तो सबसे पहले हम डीडीटी का फुल फॉर्म जान लेते हैं कि डीडीटी का फुल फॉर्म होता क्या है। ठीक, कभी कभार पूछ लेता है, तो होता है बच्चों की डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये इसका हो जाता है फुल फॉर्म, ठीक है ना। डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये डीडीटी का फुल फॉर्म होता है। अब डीडीटी है क्या और इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर में इसको हटा दिया था, यानी जो आपके हेलो एल्केन हेलोरेन में जो आपके जैसे मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह हो गया, डीडीटी हो गया, ठीक, इन सब का उपयोग, ठीक, और उसके बाद मतलब इनके बारे में जो भी इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये पहले नहीं था, लेकिन अब की बार है तो पूछेगा जरूर बोर्ड एग्जाम में, ठीक। तो डीडीटी क्या है कि यह एक जैव अपघट्य नहीं है। अब जैव अपघट्य का मतलब क्या, तो पर्यावरण में बच्चों ऐसे घटक जो अपघटित हो जाएं यानी जो नष्ट हो जाएं उनको अपन बोलेंगे मतलब जैव अपघट्य, ठीक। जैसे कोई भी जैसे फल फूल है, सब्जी के छिलके वगैरह हो गया, अनाज हो गया, और भी ज्यादा मतलब ऐसे जैसे पेड़ पौधे हैं, यहां तक कि मनुष्य भी जब मर जाएगा ना तो वो मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जो अपघटित ना हो, जैसे पॉलीथीन जल्दी ये बिल्कुल भी नेचर में पूरी तरह से मिल नहीं पाता है, ठीक, यानी अपघटित नहीं होता है। तो उसी तरह का है डीडीटी, तो यह एक जैव अपघट्य नहीं है, यानी ये अपघटित नहीं होता है, लेकिन ये अर्थात पर्यावरण में पूरी तरह से अपघटित नहीं होता है, ठीक, पर्यावरण में पूरी तरह अपघटित नहीं होता है और इसके अवशेष वातावरण में रहते हैं, ठीक, यानी इसके अवशेष वातावरण में बचे रहते हैं और इसका जो लंबा प्रभाव बहुत घातक होता है। आगे लिखेंगे कि यह जीवित प्राणियों के लिए अत्यधिक विषैला होता है।
ठीक, यानी जीवित प्राणियों के लिए अत्यधिक विषैला होता है और इसी कारण से इसे कई देशों में इसका उपयोग बंद कर दिया गया है। लेकिन भाई इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां पर चोरी चुप्पा बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जो आज भी इसको बेच रहे हैं, ठीक, जबकि बहुत सारी कंट्री में इसे क्या कर दिया गया है, ठीक, बैन कर दिया गया है, क्योंकि हमने बोला ना कि ये बहुत ही ज्यादा नेचर के लिए घातक होता है, ये जल्दी अपघटित नहीं होगा, ये लंबे समय तक पर्यावरण में इसका प्रभाव रहता है और ये जीव जंतु भाई इसी के दुष्प्रभाव के कारण मर जाते हैं। ठीक, समझ में आ गया कि डीडीटी क्या है। तो डीडीटी हमने बताया बच्चों एक कीटनाशक के रूप में तो प्रयोग होता है, आज भी प्रयोग किया जा रहा है, वही चीज ना कि भाई क्योंकि भारत में इसका काम व्यापार आज भी चल रहा है, ठीक। और बाकी फुल फॉर्म में डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन, ये भी आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर से है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड के दो मुख्य उपयोग लिखिए, ठीक, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब कार्बन टेट्रा क्लोराइड की बात करें तो भाई कार्बन जो टेट्रा क्लोराइड होता है, ठीक, अगर इसका हम फार्मूला देखें बच्चों तो ये इसका होता है CCl4, ठीक, ये फार्मूला होता है CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का कह रहा है कि उपयोग लिखना है, तो दो उपयोग आपको लिखना है। तो पहला हो गया जैसे अग्निशामक के रूप में। अग्निशामक का मतलब है कि जो भी आपके आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, ठीक, आग बुझाने वाले यंत्र। अब आग बुझाने वाले यंत्र में इसलिए प्रयोग करते हैं रसगुल्लों क्योंकि ये जो होता है अज्वलनशील होता है, ठीक, अज्वलनशील होता है, यानी ये जलता नहीं है, ठीक। दूसरा है फ्रेयान में प्रयुक्त गैस के रूप में। अब देखिए ये फ्रेयान जो होता है, ठीक है ना, फ्रेयान 12 अगर हम बात करें, आपको इसके पहले एक वीडियो में बताया था, तो फ्रेयान है क्या, ठीक। सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि जो फ्रेयान 12 पूछा जाता है कि का उपयोग लिखिए, तो फ्रेयान 12 जो होता है बच्चों इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक का मतलब इसका फ्रिज में इस्तेमाल करते हैं, ठीक, रेफ्रिजरेटर वगैरह होता है जो फ्रिज में इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रिज में चीजों को ठंडा करने के लिए ये जो गैस निकलती है जो चीजों को ठंडा कर देती है, जो भी हम चीज रखते हैं फल सब्जी वगैरह कुछ भी, तो उसको ठंडा करने का काम कौन करेगा, फ्रेयान, ठीक है ना। अगर फ्रेयान 12 का हम फार्मूला भी देखें तो ये होता है CF2Cl2, ये इसका सूत्र हो जाता है, ठीक है ना। इसका क्या हो जाता है बच्चों, सूत्र हो जाता है। देखिए कोई भी चीज हमें पढ़ना है बच्चों तो उससे कनेक्टेड सारी चीजों को अपन माइंड में स्टोर करेंगे, देन चीजें क्लियर हो जाएंगी, आसान पड़ेंगे, ठीक। तो हमने जैसे बताया कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड फार्मूला ये होता है, इसका प्रयोग कहां होता है, उपयोग अग्निशामक के रूप में। अग्निशामक मतलब हमने क्या बताया, आग बुझाने वाले यंत्रों में, ठीक है ना। दूसरा है फ्रेयान में प्रयुक्त गैस के निर्माण में, यानी जो फ्रेयान में गैस जो होती है जो, ठीक है ना, उसके निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। और फ्रेयान 12 के बारे में बात करें तो फ्रेयान है क्या, तो ये एक गैसों का मिश्रण होता है, प्रशीतक के रूप में, यानी जो रेफ्रिजरेटर होते हैं फ्रिज वगैरह उसमें इस्तेमाल किया जाता है। फार्मूले की बात करें तो CF2Cl2, ये इसका फार्मूला हो जाता है। एक और हमने लिख दिया है तीसरा भी कि कीटनाशक के रूप में, क्योंकि कार्बन टेट्रा क्लोराइड को कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग करते हैं, ठीक। तो हमने 2 के बजाय 3 लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों हो गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये कारण वाला प्रश्न है तीसरे चैप्टर में, ठीक। तीसरा जो क्वेश्चन है आपके, अगर हम बात करें तो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले में है। और इसमें से ज्यादातर देखिए आपके जो ल्यूकस परीक्षण, मॉलिस परीक्षण, ठीक, और फेहलिंग विलियन, इसको हमने नहीं लिखा, इसको तो एक ही वीडियो में बताया है, आपको पता होगा, ठीक, उसको सब एक ही वीडियो में बता दिया है, ठीक। अगर आपने नहीं देखा तो सर्च मारेंगे मिल जाएगी, ठीक, नहीं तो प्लेलिस्ट में तो पड़ी ही है। अब देखो क्वेश्चन है कि एल्कोहल के क्वथनांक ईथरों की तुलना में उच्च होते हैं क्यों, यानी क्या कारण है। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई साल इसे लगातार पूछा गया है बच्चों कि जो एल्कोहल के क्वथनांक होते हैं
ईथर की तुलना में उच्च क्यों होते हैं, यानी क्या इसका कारण है। चलिए कारण क्या है, बहुत ही सिंपल है कि अल्कोहल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध होता है। अल्कोहल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध होता है, जिसके कारण इनके जो अणु होते हैं, ठीक है ना, एक विशाल अणु का रूप ले लेते हैं, यानी विशाल अणु का आकार ग्रहण कर लेते हैं, जबकि ईथरों के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। ठीक, बस इतना सा लॉजिक याद रखना बच्चों कि जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध होता है, जिसके कारण उनके अणु क्या होते हैं, एक विशाल अणु का रूप ले लेते हैं, जबकि ईथर के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। यही कारण है कि अल्कोहल का जो क्वथनांक है वो ईथरों से क्या होता है, उच्च होता है, यानी ईथरों की तुलना में इनका क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है ना, ये इसका कारण है। समझ में आ गया। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों हो गया, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इसी चैप्टर से है कि फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है, कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, रीजन वाले में 2023 में भी देखेंगे, पूछा था, 2022 में भी पूछा गया था। ठीक है ना, तो लेकिन 2022 में जो पूछा था इस तरह से कि फिनॉल को, ठीक, फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल क्यों कहते हैं। ठीक, और 2021 में भी पूछा था कि फिनॉल अम्लीय होता है क्यों, या फिर फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है। कई तरह से पूछ सकता है, सब एक ही है। ठीक, अब देखिए बच्चों इसका रीजन क्या है कि फिनॉल की प्रकृति अम्लीय क्यों होती है, क्या रीजन है वो देखते हैं। देखिए फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है और इसी कारण इसे कार्बोलिक अम्ल कहते हैं। देखिए आ गया ना, क्यों, अम्लीय प्रकृति होने के कारण इसे कार्बोलिक अम्ल कहते हैं, तथा यह क्षार से क्रिया करके लवण बनाता है। ठीक, यानी क्षार से क्रिया करके ये लवण बनाता है, जबकि अल्कोहल उदासीन होते हैं। ठीक, जबकि अल्कोहल उदासीन होते हैं, इसका कारण यह है कि जो फिनॉल होते हैं, फिनॉल में OH समूह ऋण विद्युती फेनिल समूह से जुड़ा होता है, जबकि अल्कोहल में OH समूह धन विद्युती एल्किल समूह से जुड़ा होता है। ठीक है ना, कुछ समझिए इसमें क्या कह रहा है। आपको भाई इतने में तो कुछ नहीं समझ में आया होगा कि ये क्या बोल दिया आपने, को कुछ पल्ले नहीं पड़ा। चलिए डोंट वरी, नहीं समझना है, इतना नहीं समझना है, जो हम बता रहे हैं केवल उतना समझिए। अब देखिए बच्चों, जो अल्कोहल मतलब ये फिनॉल होता है, अम्लीय होता है, इसका कारण है कि जो अल्कोहल में OH समूह है, ये OH समूह जुड़ दिख रहा है आपको, जो OH समूह होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये फिनॉल के यानी फेनिल के ऋण विद्युती से, यही तो बोला है ना कि फेनिल के ऋण विद्युती, ठीक है ना, समूह से क्या होता है, जुड़ा होता है। तो ये OH समूह हो गया, ठीक है ना, OH समूह, ये पूरा फेनिल है। ठीक, फेनिल के ऋण विद्युतीय समूह से जुड़ा होता है, जबकि अल्कोहल के अंतर्गत बात करें, अल्कोहल में जो OH समूह होता है वो धन विद्युतीय एल्किल समूह से यानी R समूह से जुड़ा होता है। यही कारण है कि फिनॉल क्या होता है, अम्लीय होता है, और उसके बाद अल्कोहल उदासीन होते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन और बन गया, क्वेश्चन ये बनेगा बच्चों कि फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है जबकि अल्कोहल उदासीन होता है, क्यों। मतलब यहां से क्वेश्चन समझ गए, ये इस तरह से भी पूछ सकता है कि फिनॉल अम्लीय होता है जबकि अल्कोहल उदासीन होता है, इसका क्या कारण है। हमने कारण क्या बताया बच्चों कि फिनॉल में OH समूह, फिनॉल में OH समूह ऋण विद्युतीय फेनिल समूह से जुड़ा होता है, जबकि अल्कोहल में OH समूह धन विद्युतीय मतलब एल्किल समूह से जुड़ा होता है। इसी कारण फिनॉल क्या है, ये अम्लीय हो जाता है। इसी कारण बच्चों इसकी प्रकृति क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, और उसके बाद इसकी प्रकृति क्या हो जाती है, उदासीन हो जाती है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहे हैं बच्चों इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिएगा वरना धोखा खा जाएंगे। तो चलिए रसगुल्लों, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों हो गया।
चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि अल्कोहल के क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ते हैं, क्यों? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने बोला ना अल्कोहल में आपके रीजन वाले प्रश्न यानी कारण वाले प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये आपके क्वेश्चन पूछेगा तो पूरे 3 नंबर पे पूछेगा और 2 क्वेश्चन होंगे, ठीक। बहुत ज्यादा नहीं लिखना, देख रहे हैं कितना लिखना है, ठीक है ना, लेकिन पूछता जरूर है, ठीक। तो अल्कोहल के क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ते हैं, क्यों? या फिर कहेगा कि कारण स्पष्ट कीजिए कि अल्कोहल के क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। तो आपको कारण बताना है, क्या कारण है। चलिए कारण हम देख लेते हैं बच्चों। कारण क्या है? देखिए, अल्कोहल के अणुभार में वृद्धि होने के साथ क्या होता है? पृष्ठ क्षेत्रफल में भी वृद्धि होती है। यानी अल्कोहल का जब अणुभार बढ़ता चला जाता है तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में भी वृद्धि होती है, जिसके कारण क्या होता है? वांडर वाल बल में भी वृद्धि होती है। यानी इनके अणुओं के बीच जो वांडर वाल बल होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा, वांडर वाल बल होता है, उसमें भी क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। यही कारण है कि अल्कोहल का क्वथनांक बढ़ जाता है। बस इतना याद रखना बच्चों, और कुछ भी नहीं याद रखना है। कारण समझ में आ गया? बहुत आसान है। कारण हमने क्या बताया कि इनका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है बच्चों, पृष्ठ क्षेत्रफल में भी वृद्धि हो जाती है। अब जब उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होने के कारण जो इनका वांडर वाल बल होगा, वांडर वाल, ठीक, वांडर वाल बल में भी वृद्धि हो जाती है, ठीक। यानी वांडर वाल बल भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि जब अल्कोहल का अणुभार बढ़ता चला जाता है, यानी मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, इस तरह से जितना हम ऊपर चलते चले जाएंगे उसी अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? अणुभार बढ़ने के साथ उनका बॉइलिंग पॉइंट यानी जो क्वथनांक होता है वो भी बढ़ जाता है। बस इतना सा कारण है बच्चों कि पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है और इसके कारण वांडर वाल भी बढ़ जाता है, और यही कारण है कि उनका क्वथनांक बढ़ जाता है अणुभार बढ़ने पर, ठीक है ना। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए बच्चों, हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वैसे इसको करवा चुके हैं 2 से 3 बार, लेकिन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने एक बार फिर से रख लिया कि भाई चीजें एकदम तरोताजा रहें और आपके माइंड में बनी रहें। बाकी हमने कई बार इसको बताया, अभी इसके पहले ही चर्चा किया कि जो फेहलिंग विलयन है, टालेन अभिकर्मक है, ल्यूकास परीक्षण है, मोलिस परीक्षण है, सबको हमने एक ही वीडियो के माध्यम से समझाया है। आप जाकर के देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए, नहीं मिलेगा डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, वहां से मिल जाएगा, परेशान नहीं होना रसगुल्लों आपको ज्यादा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन है कि टालेन अभिकर्मक क्या है और इसके परीक्षण का एक उदाहरण दीजिए। तो भाई जिन्होंने लगातार वीडियो देखा है उनका तो क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। देखिए बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक, यानी AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4Cl, क्या चीज? NH4 सॉरी हाइड्रोक्साइड है OH। तो सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को या विलयन को टालेन अभिकर्मक कहते हैं। यानी इससे अगर ये मिक्स कर देंगे तो ये Ag2O नामक एक कंपाउंड बन जाता है, जिसका नाम होता है टालेन अभिकर्मक। इसी को टालेन अभिकर्मक कहते हैं। और जब टालेन अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करता है तो रजत दर्पण बनाता है, ठीक है ना। क्या बनता है इससे? रजत दर्पण बन जाता है बच्चों, और इसके द्वारा एल्डिहाइड के समूह की उपस्थिति की जांच करते हैं। अगर पूछ लिया जाए मतलब टालेन अभिकर्मक के द्वारा किसकी उपस्थिति का पता करते हैं या इसके द्वारा किसका परीक्षण करते हैं, तो एल्डिहाइड, ठीक है ना। एल्डिहाइड समूह की जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। थोड़ा रिएक्शन देख लेते हैं, इसमें रिएक्शन भी आ गया है। देखिए, कह रहा है कि जब टालेन अभिकर्मक, ठीक, किसके साथ? एल्डिहाइड, कोई एल्डिहाइड बच्चों, जैसे CH3CHO हमने ले लिया, एल्डिहाइड की क्रिया कराएंगे Ag2O, ठीक, टालेन अभिकर्मक से, ठीक। टालेन अभिकर्मक के साथ में जब इसकी क्रिया हम कराते हैं
तो क्या बन जाता है, चलिए वो देखिए। तो देखिए कह रहा है कि रजत दर्पण बनता है, यानी CH3, यहां से बच्चों CH3, C एक O ये है, एक O ये है, तो ये बना CH3COO, ठीक, CO है और यहां एक H यहां बचा है, H हमने उठा लिया। अब बचा क्या है भाई, यहां पर Ag2 बचा है, तो ये हो गया 2Ag, क्या हो गया 2Ag हो गया, ठीक है ना, ये इसका अवक्षेप प्राप्त हो जाता है और इसी का नाम होता है रजत दर्पण, इसी को बोलते हैं रजत दर्पण, ठीक है ना, क्लियर हुआ, इसी को कहते हैं रजत दर्पण। और ये कोई मतलब इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है ना, जैसे हम बात करें एसिटिक अम्ल सिरके का घटक होता है, और ये क्या है, कोई एल्डिहाइड समूह है, ठीक, ये क्या है, ये है आपका टालेन अभिकर्मक, ठीक, नाम क्या हो जाएगा, टालेन अभिकर्मक। तो ये चीज होता है कि जब क्या होता है कि भाई एल्डिहाइड की टालेन अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो ये रजत दर्पण बन जाता है, साथ में कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। समझ में आया बच्चों, ये होता है टालेन अभिकर्मक। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए हो गया, अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि फार्मेलिन क्या है, ठीक। हालांकि इसको पिछले 1-2 साल से नहीं पूछ रहा है, लेकिन ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब ऐसा नहीं कि ना पूछ रहा है तो नहीं आ सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये भी नहीं कह सकते कि भाई 100% आएगा, क्योंकि बच्चों हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हम बेहतर तरीके से आपको अच्छे क्वेश्चन दे सके ताकि तैयारी बेहतर रहे। अब ये नहीं कि बस 100% यही पढ़ लो यही आएगा, इसके बाहर का कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन इतना जरूर है बच्चों कि जिस तरह के क्वेश्चन का लेवल हम पिक करते हैं ना, शायद है कि उसके बाहर का पूछेगा कहां से भाई, देगा तो बुक से ही ना। तो हमारी कोशिश होती है सारे क्वेश्चन को हम शामिल करें, ठीक। अब ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल से नहीं आया तो उसको भूल जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना अपने को। देखिए फार्मेलिन क्या है और इसका उपयोग लिखिए। फार्मेलिन बच्चों एक बहुत ही देखें तो, अगर वैसे देखें तो इसका इस्तेमाल मतलब आपने एक हम शक्ल मूवी देखी, हम शक्ल, हाँ ऐसे हम शक्ल नहीं है, बेशक्ल कोई मूवी है साउथ की, उसमें मतलब जो होते ना कि भाई एक फूड कॉर्पोरेशन वाले होते हैं जो जाते हैं छापा मारते हैं, पकड़ते हैं मिलावट चीजों को, तो वहां पर देखिए तो जो हीरो होता है ना, वो एक जगह पर फॉर्मेलिन वगैरह दूध की जब जांच करवाता है तो उसमें मिलता है कि भाई इसमें सोडे का इस्तेमाल हुआ है, धावन सोडे का इस्तेमाल हुआ है, फॉर्मेलिन मिलाया गया है। फॉर्मेलिन एक ऐसा केमिकल होता है जिससे चीजों को प्रिजर्व रखने के लिए, यानी सुरक्षित रखने के लिए, सड़ने से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो मम्मी वगैरह होती हैं मिस्र की पिरामिड में रखी जाती है ना, उनकी लाश में जो लेप लगाते हैं फॉर्मेलिन मिला होता है, वो लाशों को सड़ने नहीं देता है। मम्मी आपने देखा होगा, हॉरर मूवी वगैरह देखा होगा ना हॉलीवुड की, उसमें तो वही चीज फॉर्मेलिन होता है। तो लेकिन ये बनता कैसे, चलिए वो देखते हैं। देखिए फॉर्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, यानी फॉर्मेल्डिहाइड से ही बनता है, जिसमें फॉर्मेलिन की अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है, ठीक है ना, यानी इसमें क्या होता है 40% तक इसकी सांद्रता होती है। अब देखिए बच्चों फॉर्मेलिन का हम उपयोग कहां करते हैं, जैसे हमने बोल दिया मृत जीवों के परिरक्षण में, तो वही चीज यानी इनको सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है ना, सुरक्षित रखने के लिए, ठीक, इनको ताकि ये सड़ने न पाए, मृत जीवों को संरक्षित रखने के लिए, यानी कुछ समय तक के उनको ऐसे तरोताजा बनाए रखने के लिए इसका लेप लगा दिया जाता है, ठीक। दूसरा होता है कार्बनिक अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, तो ये चीज होता है फॉर्मेलिन, ठीक। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों हो गया, अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभिक्रिया बच गई थी इसलिए इस वाले को हमने रख लिया है,
ठीक है ना, जो हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहे थे, तो कुछ रिएक्शन में एक ये भी इंपॉर्टेंट थी, इसको ध्यान नहीं दिया था, इसलिए हमने यहाँ पर रख लिया है। बाकी हर एक चैप्टर के रिएक्शन को तो हमने प्लेलिस्ट बनाया बच्चों, उसमें चैप्टर वाइज रिएक्शन पढ़ाया है, आपको अच्छी तरह पता है। क्वेश्चन है कि गाटर-मान-कोच अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, या गाटर-मान-कोच अभिक्रिया किसे कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, गाटर-मान-कोच अभिक्रिया क्या है बच्चों, कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के मिश्रण को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में 90 वायुमंडल दाब पर बेंजीन में प्रवाहित करने पर बेंजेल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को गाटर-मान-कोच अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए रख लिया। कह रहा है कि बच्चों की क्या करना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण को, ठीक है ना, क्या बेंजीन पर प्रवाहित करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बेंजीन का फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक, ये हो गया बेंजीन। अब बेंजीन में करेंगे क्या, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बोले तो CO, अगला क्या है बच्चों, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl हो गया है ना। अब इनको क्या करते हैं भाई, इनके लिए कुछ देखिए यहां से, ठीक, निर्जल AlCl3 किसकी उपस्थिति में, तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में 90 वायुमंडल दाब पर, यानी 90 ATM एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, 90 वायुमंडल दाब पर जब इनको बच्चों हम क्रिया कराते हैं, देन क्या बनता है, देखिए बेंजेल्डिहाइड बनता है, यानी ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हमने एल्डिहाइड अपने को बनाना है, तो भाई अगर हम इसमें CHO लगा दिए, एल्डिहाइड बन गया। ठीक, ये बेंजीन में CHO लगा दिया, बेंजेल्डिहाइड, बेंजीन में एल्डिहाइड जोड़ेंगे, बेंजेल्डिहाइड बन गया। अब जब CHO लगा दिया, यानी CO यहां से उठाया, H यहां से, ठीक, अब यहां पर लगा दिया, तो भाई यहां का H निकला है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये CHO तो हमने यहां लगा दिया, लेकिन जहां पर लगाया वहां से H तो निकल गया, क्योंकि बेंजीन के हर कोने पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन, मतलब एक यहां कार्बन भी होता है। ठीक, जितने कॉर्नर उतने कार्बन है और उतने ही हाइड्रोजन साथ में जुड़े होते हैं। ये साइलेंट होता है बच्चों, यानी ये समझ लीजिए दिखाई नहीं देते हैं। ठीक, यानी यहां पर ये डमी होता है, बाकी हर कोने पर कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होते हैं। तो यहां वाला H हमने हटा दिया है और उसके स्थान पे CHO जोड़ दिया, तो यहां का जो H हटा वो बचा है और एक साथ में Cl बचा है। तो अपने को मिल गया क्या, यहां पर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये फिर से बाहर हो जाएगा। तो ये है बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड हो गया। ठीक, बेंजेल्डिहाइड, ठीक है ना, ये बेंजेल्डिहाइड हो गया बच्चों, यही हमारा मेन कंपाउंड हो जाएगा। तो ये है गाटर-मान-कोच अभिक्रिया, कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्या करते हैं, 90 वायुमंडल दाब पर बेंजीन के साथ या बेंजीन में प्रवाहित करते हैं। ठीक है ना, या बेंजीन के साथ क्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है, बेंजेल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। समझ में आया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए बच्चों, हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन क्या है ना, विटामिन क्या है और यह किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। गाना सुना होगा कि दूबर पाथर पिया में विटामिन की कमी है। ये भोजपुरिया वाले ना भी ऐसे गाना गाते हैं कि मन कहता है इनको पकड़ के इतना मारो कि दिमाग हरियर हो जाए। समझ लीजिए, कुछ गाना तो आज की समझ लीजिए परंपराओं का वाट लगा रहे हैं, है ना भाई। ऐसी बात नहीं, कुछ ऐसे सिंगर हैं जो भाई अच्छे गाने गाते हैं, जैसे अब खिसारी लाल हो गए, पवन जी हो गए, निरहुआ जी हो गए, दिनेश लाल यादव जी, तो भाई ये गाने अच्छे गाते हैं। लेकिन कुछ ये गली वाले नुक्कड़ के ऐसे ऐसे निकल जाते हैं, अलुआ कलुआ मलुआ भलुआ कौन कौन से सिंगर निकल जाते हैं, गाने का वाट लगा देते हैं और ऐसे ही गाना गाएंगे कि दूबर पातर पिया में विटामिन की कमी है।
तो यहां पर विटामिन है। भाई विटामिन होते क्या हैं वो देखिए बच्चों। देखिए भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले, भोज्य पदार्थ बोले तो जो हम खाते हैं, है ना, जो हम क्या है भोजन में इस्तेमाल करते हैं, भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ, ठीक है ना, जो शरीर की वृद्धि व विकास एवं पोषण तथा जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक होते हैं, उन्हें अपन कहते हैं विटामिन। ज्यादातर तो ये हमें भाई रोगों से रक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है भाई अगर विटामिन ए की कमी हो गया तो क्या हो जाएगा। जैसे भाई पता है कि विटामिन ए की कमी रतौंधी, बी की कमी बेरी, सी की कमी स्कर्वी, डी की कमी रिकेट्स, सूखा रोग, इस तरह से होते हैं। तो ज्यादातर क्या किसी भी विटामिन की कमी हुई तो रोग धर लेगा। वैसे हर एक भाई कोई भी चीज हो अगर कमी हुई तो कोई ना कोई रोग होगा ही, लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं कि भाई ये रोगों से ही रक्षा प्रदान करने वाले होते हैं, ठीक, यानी इनको भोजन में शामिल करना बेहद जरूरी होता है। अब देखिए अगर हम बात करें तो ये कितने प्रकार के, समझ में आ गया कि भाई ये ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं शरीर की वृद्धि व विकास के लिए सहायक होते हैं, पोषण प्रदान करते हैं हमें, तथा साथ ही जीवन के लिए ये बहुत ही ज्यादा अहम होते हैं। ऐसे पदार्थों को अपन बोलते हैं विटामिन। अब बात करें बच्चों इसके प्रकार की, ठीक, तो इसके प्रकार में अगर हम देखें तो ये कितने प्रकार का होता है, ठीक, तो ये विटामिन में अगर हम बात करें दो टाइप के होते हैं, ठीक, विटामिन दो प्रकार के। कौन कौन से होता है भैया, तो एक होता है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील विटामिन होता है, ठीक है ना, क्या होता है जल में घुलनशील विटामिन। और दूसरा क्या होता है बच्चों वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन, ठीक है ना, एक जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक, ये दो प्रकार के। अब जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो विटामिन बी व सी, ठीक है ना, विटामिन बी व सी, ठीक, बी व विटामिन सी, ठीक, विटामिन बी व विटामिन सी, ये दो विटामिन जो है विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक, ये क्या है बच्चों आपके जल में घुलनशील विटामिन है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि जल में घुलनशील विटामिन के नाम लिखिए, ठीक है ना, या फिर कहेगा कि ऐसे कौन से विटामिन है जो जल में घुलनशील। और विटामिन बी में मतलब वसा में घुलनशील, तो इसमें कौन कौन से है भैया, तो इसमें है रसगुल्लों विटामिन ए है, ठीक, विटामिन ए, डी, ई और के, ये सब के सब विटामिन जो हैं ये किस में घुलनशील हैं, तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील तो विटामिन बी सी, इतना याद रखना बेहद जरूरी है बच्चों। तो जल में घुलनशील विटामिन, यानी अगर नहीं याद है बी से भैं हो गया, सी से सा हो गया, तो गई भैंस पानी में, भैंस पानी में गई यानी विटामिन बी सी, ठीक। तो ये विटामिन जो बी सी है जल में घुलनशील और विटामिन ए, डी, ई के है ये क्या है वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों हो गया, अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चलिए ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है रसगुल्लों प्रोटीन को लेकर के, ठीक, प्रोटीन क्या है और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है तथा कार्य भी लिखिए। तीन क्वेश्चन को हमने एक में समेट दिया। विटामिन क्या है पहला क्वेश्चन, विटामिन का हमारे जीवन में क्या महत्व है दूसरा क्वेश्चन, विटामिन के कार्य क्या हैं तीसरा क्वेश्चन। तीन क्वेश्चन तैयार हो गए। चलिए तीनों का पोस्टमार्टम करते हैं। तो जो देखिए पूछा है कि प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन उच्च अणुभार, क्या लिख उठा भाई, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ध्यान भी नहीं दिया, खैर कोई बात नहीं, रसगुल्ले हमारे समझने वाले हैं। क्या है यहाँ पर, ये है, इसी में बना देते हैं, तो ये है अणुभार, अणुभार है ना, हो गया क्लियर। तो प्रोटीन उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक, यानी नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक। और ये क्या होते हैं वनस्पतियों तथा जंतुओं में प्रचुरता में पाए जाते हैं, यानी हमें जंतुओं से भी प्रोटीन मिलता है और वनस्पतियों से भी प्रोटीन मिलता है। जंतुओं में बात करेंगे जैसे भाई दूध, दही, मांस, मछली,
ये क्या हो जाते हैं, जंतु वाले। वनस्पतियों में जैसे दलहन वाली चीजें हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है ना, मूंगफली हो गया, तो ये क्या मतलब वनस्पति में आ जाते हैं, जो नेचर से हमें मिलते हैं, है ना, उस तरह से। तो ये क्या हो जाता है बच्चों, जंतुओं और वनस्पतियों दोनों में। तो जैसे में दूध, दही, मांस, मछली, ठीक, दलहन, सोयाबीन आदि हमने सबको एक साथ रख दिया है। ठीक, अब देखिए अगर हम बात करें तो इनका हमारे भी जीवन में क्या महत्व होता है। तो प्रोटीन क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर की वृद्धि व विकास में सहायक होते हैं तथा शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत भी करते हैं। यानी सबसे उपयोगी और प्रमुख घटक होता है प्रोटीन। अगर आपकी शरीर के जैसे होता है ना बच्चों में हाइट की ग्रोथ नहीं होती है तो उनको बॉर्नवीटा वगैरह पिलाते हैं, उसके बाद बहुत सारे मतलब ऐसे हैं जो भाई उनकी लंबाई में ग्रोथ लाने के लिए, तो उसमें प्रमुख होता क्या है, प्रोटीन होते हैं। जितने भी जिम लवर होते हैं जो जिम में जाकर के पसीना बहाते हैं, मसल्स वगैरह गेन करते हैं, उनको प्रोटीन का ही भर भर के डिब्बा 5,000, 10,000, 8,000, 20,000 के उनके डिब्बे दिए जाते हैं। तब उनकी जो मतलब मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, गेन करती हैं। तो प्रोटीन का प्रमुख कार्य ही होता है क्या, हमारे शरीर की वृद्धि व विकास करना। ये शरीर की वृद्धि व विकास में सहायक होते हैं और साथ में शरीर में हुई टूट फूट की जो होती है, यानी शरीर में जो भी भाई बीमारी होती है, कोई टूट फूट होती है, उसका मरम्मत करने का काम कौन करता है, प्रोटीन करते हैं। ठीक है ना। और प्रोटीन हमें सबसे ज्यादा, अगर हम वनस्पति में बात करें तो दलहन वाली चीजों से, नहीं तो ये दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, इनमें प्रोटीन आपको मिलता है। और बाकी दलहन में तो हमने बता दिया सबसे ज्यादा सोयाबीन में पाया जाता है, में भी 45% होता है। ठीक, ये समझ में आ गया बच्चों इसका महत्व। कार्य में बात करें, पेशियों का निर्माण, जैसे हमने बताया कि भाई हमारी पेशियां अगर कमजोर हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है और साथ ही साथ उसको गेन करता है। दूसरा, शरीर की वृद्धि व विकास में सहायक। तीसरा, एंजाइम और हार्मोन, ठीक है ना, एंजाइम और हार्मोन्स का संश्लेषण भी ये करता है। साथ ही एंटीबॉडी के रूप में शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। यानी क्या करता है, ये एक एंटीबॉडी के रूप में शरीर को बाहर से प्रवेश करने वाले रोगों से रक्षा करता है। मतलब जो से बाहर से भाई जो भी आपके जर्म्स होते हैं, कीटाणु वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो भी इंफेक्शन वगैरह, उसको प्रिजर्व, मतलब उसको क्या करता है, ये एक एंटीबॉडी के रूप में एक सुरक्षा कवच तैयार कर देता है। कौन, प्रोटीन। समझ में आ गया। तो ये रहे आज के काफी ज्यादा पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जल्द ही अपने यूट्यूब परिवार को 4 लाख बच्चों तक पहुंचा दीजिए। तो मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।